तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों राउल्ट लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ वी नो वेरी वेल अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या जानते हैं बेटा कि जो वेपर प्रेशर होता है, जैसे वेपर प्रेशर अगर हम ए की बात करते हैं, कोई सॉल्वेंट है या सॉल्यूट है, जैसे ये सॉल्यूट है ना, तो इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। इसी टाइप से अगर हम किसी बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालते हैं, वो किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। ये हमने राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ लिया। ये तो है बेटा राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट, चाहे वो सोल्यूट हो चाहे वो सोलवेंट हो, वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट। अब वो वोलेटाइल कंपोनेंट क्या हो सकता है? वो वोलेटाइल कंपोनेंट या तो सोल्यूट हो सकता है या फिर सोलवेंट हो सकता है। क्या होता है ये? वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने पढ़ा था। तो वेपर प्रेशर को हम पी मानेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा? मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने देखा था। अगर हम वेपर प्रेशर ए का निकाल रहे हैं तो पी ए लिख देंगे इसको। तो पी ए इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। जब इसको हम रिमूव करते हैं तो इक्वल का साइन आता है और ए क्या आ जाता है? कांस्टेंट आता है। ये पी नॉट ए, ये क्या है बेटा? कांस्टेंट है। पी नॉट ए क्या होता है? पी नॉट ए है यहाँ पे पेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, इसको हम पी नॉट ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी टाइप से पी नॉट बी क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट होगा। अब ये तो हो गया बेटा लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, जिसमें क्या है? ये जो एप्लीकेबल है ना, ये लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? राउल्ट लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? लिक्विड इन लिक्विड। और क्या बना देते हैं? वो सॉल्यूशन बनाते हैं, उसके लिए एप्लीकेबल है। तो इसमें जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है, ये दोनों ही कैसे होने चाहिए? लिक्विड होना चाहिए। और जो सॉल्यूशन बन रहा है वो भी कैसा होना चाहिए? उसकी फिजिकल स्टेट भी कैसी होनी चाहिए? लिक्विड होनी चाहिए। उसके लिए राउल्ट लॉ एप्लीकेबल होता है। ठीक है बेटा, राउल्ट लॉ एप्लीकेबल किसके लिए है? लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। लिक्विड सॉल्यूशन के लिए राउल्ट लॉ एप्लीकेबल होता है। अगर हमारे पास में सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो क्या है बेटा? गैस है। सॉल्यूट कैसा है बेटा? गैस है। और सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है। सॉल्वेंट क्या है बेटा? लिक्विड है। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? गैसियस, मतलब गैस मिक्स्ड इन लिक्विड। होंगे तो वो लिक्विड सॉल्यूशन ही, लेकिन उसमें क्या होगी? गैस मिक्स होगी। तो इसके लिए क्या हम राउल्ट लॉ को अप्लाई कर सकते हैं क्या? यहाँ पे क्या हमारा राउल्ट लॉ अप्लाई हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे हमारा राउल्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है बेटा? हमने पहले पढ़ के आए हैं, हेनरीज लॉ। ये हम पढ़ के आए हैं, है ना। तो ये हेनरीज लॉ एप्लीकेबल होगा कब? इफ गैस इज मिक्स्ड इन ए लिक्विड सॉल्वेंट। कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है बेटा? हेनरीज लॉ एप्लीकेबल होता है। जैसे एक मैं बात बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनेंगे। जैसे एक मैंने एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में मैंने एक सॉल्वेंट भर रखा है। अब सॉल्वेंट मैंने मान लिया वाटर है, वो क्या है? वो वाटर है। अब इसके अंदर मैंने क्या ऐड की है बेटा? इसमें मैंने सपोज ऐड की है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस ऐड की। तो ये क्या बन गया बेटा?
CO2 सॉल्यूशन बन गया, CO2 का क्या बन गया, एक्वस सॉल्यूशन बन गया ना बेटा, है ना। CO2 को हमने, CO2 इन वाटर है ये, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, एक टाइप का कार्बोनेटेड वाटर है, कार्बोनेटेड वाटर, कार्बोनेटेड वाटर है ये, ठीक है। अब ये कार्बोनेटेड वाटर है, तो सपोज ये हमने कंटेनर को कर दिया बेटा क्लोज, तो कंटेनर को क्लोज करेंगे तो यहाँ पे वेपर्स बनेगी, वेपर्स बनेगी तो क्या होगा, उसका वेपर का प्रेशर होगा, ये वेपर्स बनी है यहाँ पे। अब वेपर बनेगी तो वेपर का क्या होगा बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ गैस, वेपर प्रेशर होगा गैस का। अब ये जो वेपर प्रेशर है गैस का, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये वेपर प्रेशर ऑफ गैस डिपेंड करेगा, द गैस डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन पे, मोल फ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस which is which is present in the which is present in the solution, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बात को ध्यान से समझो बच्चों, अगर हम क्या ले लेते हैं, गैस को लिक्विड के अंदर मिक्स करते हैं, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस लिक्विड में मिक्स किया, तो क्या बन गया, कार्बोनेटेड वाटर बना। अब ये जो कार्बोनेटेड वाटर है, इस कार्बोनेटेड वाटर का जो वेपर प्रेशर है, या इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, ये हम ये मान लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बना ना, तो इस सॉल्यूशन का क्या होगा बेटा, वेपर प्रेशर होगा। ये वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, लिक्विड में गैस के, लिक्विड में गैस के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, लिक्विड में गैस के मोल फ्रैक्शन पर क्या डिपेंड करेगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। बात समझ में आई है आपको। तो इसको हम देखो किस टाइप से लिखते हैं, आपको पता है, पहले हमने डिस्कस कर लिया था, वैसे सारा डिस्कस किया हुआ है ये। तो हम रिलेशनशिप बता रहे हैं हेनरी लॉ में और राउल्ट लॉ में क्या रिलेशनशिप है। तो ये हमने देखा बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, जिसको हमने पी ए लिखा, ए एच इंटू एक्स ए, यहाँ पे एक्स ए क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन है, क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन द लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। और के एच क्या है, के एच है हेनरीज कांस्टेंट, ये क्या है, के एच हेनरीज कांस्टेंट है। हमने बताया था बेटा, जैसे जैसे के एच की वैल्यू बढ़ती है, जैसे जैसे के एच की वैल्यू बढ़ेगी, अगर के एच की वैल्यू बढ़ती है तो गैस की सोल्यूबिलिटी, गैस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड में क्या होगी, डिक्रीज होती जाती है, क्या होती जाती है बेटा, डिक्रीज होती जाती है। और अगर के एच की वैल्यू कम होती है तो गैस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो दोनों में आइडेंटिकल चीजें क्या क्या है, राउल्ट लॉ में और हेनरी लॉ में, दोनों में कॉमन चीजें क्या है, राउल्ट लॉ और हेनरीज लॉ, इन दोनों में कॉमन चीजें क्या है। तो दोनों में कॉमन चीजें ये है कि राउल्ट लॉ के अंदर जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इसके ऊपर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, ऑफ द कंपोनेंट। और हेनरीज लॉ में क्या सिमिलरिटी है राउल्ट लॉ से, इसमें भी वेपर प्रेशर जो है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस present in लिक्विड सॉल्यूशन, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोनों में क्या होगी बेटा, सिमिलरिटी हो गई। बात समझ में आ गई, यहाँ पे बात समझ में आई आपको कि राउल्ट लॉ और जो हेनरी लॉ है, दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है। दूसरी सिमिलरिटी हम क्या देखेंगे बेटा,
कि राउल्ट लॉ, ये जो राउल्ट लॉ है और ये हेनरीज लॉ है, ये दोनों किसके ऊपर काम करते हैं? दोनों वोलेटाइल लिक्विड के ऊपर काम करेंगे। बोथ अप्लाई, ये भी इसी के ऊपर अप्लाई हुआ, बोथ अप्लाई ऑन द वोलेटाइल वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें भी क्या आएगा बेटा? ये सेम स्टेटमेंट आएगा, ये दोनों में सिमिलरिटी है। ठीक है, अब दोनों में डिसिमिलरिटी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस देखो मैं बता देता हूँ एक लाइन में। दोनों डिफर है किसके ऊपर बेटा? कांस्टेंट के ऊपर डिफरेंट। जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, इसके ऊपर दोनों क्या है? डिफर है। हेनरीज लॉ और राउल्ट लॉ दोनों डिफर है। हेनरीज लॉ के अंदर जो कांस्टेंट है वो क्या है? आपको पता है, वो है पी नॉट ए, है ना, पी नॉट ए, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सब्सटेंस, ये कांस्टेंट है। और हेनरीज लॉस के अंदर जो कांस्टेंट है वो क्या है? के एच है। इस के एच को हमें मेजर करना पड़ेगा, इसको हमें मेजर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों में क्या है? डिसिमिलरिटी है। तो हेनरीज लॉ है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? के एच के ऊपर डिपेंड करता है। और हम इसको एक्सपेरिमेंटली पता कर सकते हैं, इसको हम एक्सपेरिमेंटली पता कर सकते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। तो आई थिंक आपको हेनरीज लॉ और राउल्ट लॉ के अंदर डिफरेंस समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा कि जो राउल्ट लॉ है एक्चुअल में वो क्या है? हेनरीज लॉ का ही एक मॉडिफिकेशन है। तो इतना समझने के बाद में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं बेटा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, किस टाइप के सॉल्यूशन होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ हेनरीज लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ हेनरीज लॉ, ये किसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ, सॉरी, राउल्ट लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ सॉल्यूशंस आर कैटेगराइज्ड इनटू टू। कितने में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं बेटा? दो पार्ट में, दो टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट लॉ को अगर हम अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन पे, तो दो सॉल्यूशंस को हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वो सॉल्यूशन हो जाएंगे? तो ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ solutions are categorized into two. One is ideal solution, आइडियल सॉल्यूशन। और सेकंड टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा आइडियल सॉल्यूशन को हम डिस्कस करें। तो हेडिंग लगा लेते हैं, सबसे पहले है आइडियल सॉल्यूशन। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्या होते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, आइडियल सॉल्यूशन इज दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन व्हिच ओबे राउल्ट लॉ एट every every condition of concentration and temperature. Those type of solutions, those types of solutions which obey राउल्ट्स लॉ, जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। एट all condition, at all conditions of temperature and concentration, मतलब ऐसे सॉल्यूशन
जो टेम्परेचर कुछ भी हो जाए, कंसंट्रेशन कुछ भी हो जाए, अगर वो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब राउल्ट लॉ क्या है और उसको किस टाइप से फॉलो करना है सॉल्यूशन को, तो तीन चार बातें आप लोगों को ध्यान देनी है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। जब हम आइडियल सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं तो तीन चार बातों का हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही हमें समझ लेना है कि जो आइडियल सॉल्यूशंस होंगे वो स्ट्रिक्टली राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे। राउल्ट लॉ को ये फॉलो करते हैं। अब क्या है राउल्ट लॉ के अंदर, सबसे पहला तो ये है कि देयर इज नो चेंज इन द there is no change there is no change in the volume when two component are mixed। जब दो कंपोनेंट को आपस में मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। when two components are mixed there is no change in the volume when two components are mixed। अगर हम सोल्यूट को सोलवेंट में मिला देते हैं तो क्या बनेगा, हमें पता है सॉल्यूशन बनेगा। इस कंडीशन में डेल्टा वी क्या होना चाहिए, जीरो। डेल्टा वी यहाँ पे क्या है बेटा, डेल्टा वी इक्वल टू है चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम में चेंजेस का मतलब यहाँ पे ये है बेटा कि अगर हमने ले लिया 50 ml ऑफ हेक्सेन या हमने ले लिया 50 ml ऑफ बेंजीन, लिक्विड होती है, 50 ml ऑफ हमने ले ली बेंजीन, इसमें हम ऐड कर देते हैं बेटा 150 ml ऑफ, या 50 ml ऑफ बेंजीन को हम ऐड कर देते हैं 150 ml ऑफ टोलुइन में। 150 ml ऑफ टोलुइन में हमने ऐड कर दिया, बेंजीन क्या हो जाएगी हमारी, ये सोल्यूट है, क्वांटिटी कम है ना, जिसको हम डिजोल्व करते हैं वो क्या होता है, सोल्यूट होता है। और ये 150 ml की जो टोलुइन है ये क्या है, सोलवेंट है। तो क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। अब जो सॉल्यूशन बना है इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, इसका वॉल्यूम होना चाहिए 200 ml। इसका मतलब देखो वॉल्यूम में किसी टाइप का कोई चेंजेस नहीं हुआ। हमने क्या मिक्स किया था, हमने मिक्स किया था 50 ml ऑफ बेंजीन, किसमें मिक्स की थी हमने, 150 ml ऑफ टोलुइन में। ठीक है, तो नेट वॉल्यूम कितना बनना चाहिए, 200 ml। और अगर हमारा 200 ml बन जाता है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। मतलब इसमें चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, किसी वॉल्यूम वॉल्यूम में किसी टाइप का कोई चेंजेस नहीं हुआ। इसका मतलब वॉल्यूम ना तो इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम नाइदर इंक्रीजेस, वॉल्यूम नाइदर इंक्रीजेस नॉर डिक्रीजेस। अगर वॉल्यूम ना तो इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहेंगे उसको हम, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। थर्ड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, there is no change in the enthalpy। there is no change in enthalpy when two component are mixed। when two components are mixed, जब दो कंपोनेंट को आपस में मिलाएं तो एंथैल्पी में चेंजेस नहीं होना चाहिए। एंथैल्पी में चेंजेस का मतलब है ना तो हीट रिलीज होनी चाहिए ना हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस मतलब सोलवेंट को हमने किस में मिक्स किया बेटा, सोलवेंट में मिक्स किया, हमारा बन गया सॉल्यूशन। तो इसमें ये जो प्रोसेस है ना, दिस प्रोसेस नाइदर बी एक्सोथर्मिक नॉर बी एंडोथर्मिक। मतलब ये प्रोसेस ना तो एक्सोथर्मिक होना चाहिए ना एंडोथर्मिक होना चाहिए।
इसका मतलब चेंज इन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए बेटा, चेंज इन एंथैल्पी जीरो होनी चाहिए। डेल्टा एच कितना होना चाहिए बेटा, जीरो। डेल्टा एच का मतलब क्या है, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी ये कितना होना चाहिए बेटा, जीरो होना चाहिए। तो सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल होगा। अब हम फोर्थ पॉइंट पढ़ लेते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है बेटा आइडियल सॉल्यूशन के लिए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ इंटर मोलिकुलर या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन, ऐसे मैं लिखता हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द molecules of solute solvent and solution must be similar। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको अच्छे से समझना आपको। देखो बेटा मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक ये कंटेनर लिया हमने, इसमें मैंने ले लिया एक सोल्यूट जिसकी क्वांटिटी कम है, सपोज ये मैंने ले ली सपोज बेंजीन, ये मैंने क्या ले ली, बेंजीन। अब एक दूसरा कंटेनर है, दूसरे कंटेनर में भी मैंने ले लिया एक दूसरा सोलवेंट मैंने लिया यहाँ पे। 1 मिनट बच्चों, मैंने दूसरा जो कंपोनेंट लिया है वो मैंने लिया है टोलुइन। इस कंटेनर में मैंने ले ली टोलुइन भर ली, इसमें क्या भरी है, टोलुइन। ये कंटेनर है और इसमें हमने क्या ले ली, टोलुइन। ये है टोलुइन, ठीक है। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा मिक्सर बन जाएगा, मतलब सॉल्यूशन बन जाएगा। ये मैंने तीसरा कंटेनर यहाँ पे बनाया है, इसके अंदर दोनों को हमने क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है और ये क्या बन गया है, सॉल्यूशन बना है। अब ध्यान देंगे बेटा, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है अभी फोर्थ पॉइंट, इसका मतलब ये है कि ये जो बेंजीन है इसमें क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। इसके क्या होंगे बेटा, पार्टिकल्स होंगे। सपोज इसके पार्टिकल्स को मैं मान लेता हूँ ए पार्टिकल्स, इसमें खूब सारे पार्टिकल्स होंगे बेंजीन के मॉलिक्यूल्स इसको हम बोलेंगे। इन सारे मॉलिक्यूल्स को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। या सपोज इस लिक्विड को हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और ये जो बना है सॉल्यूशन इसको हम मान लेते हैं ए बी। तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स है उसके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी टाइप से ये जो सब्सटेंस लिया हमने या कंपोनेंट लिया, इसको हमने माना बी, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे बी और बी मान लिया, इसके बीच का ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये क्या बना, दोनों को हमने मिक्स करके, इन दोनों को हमने मिक्स करके क्या बना दिया, दोनों को मिक्स करके हमने बना दिया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर ए के पार्टिकल्स भी होंगे और इसके अंदर बी के पार्टिकल्स भी होंगे, इसके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इस पॉइंट का मतलब ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए, force of attraction of the particles of force of attraction in between the molecules of bb must be equal to the force of attraction of the molecules of a and b। ये मतलब तीनों के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होना चाहिए, इक्वल। इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये इसके सेम होगा, ये इसके सेम होगा, मतलब तीनों की वैल्यू सेम होगी। सॉल्यूशन कैसा होगा हमारा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। बातें समझ में आई आपको बेटा, तीन इंपॉर्टेंट बातें मैंने बता दी हैं, चार इंपॉर्टेंट मैंने बातें बता दी, मैंने एक बार में वापस रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहला सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो करता है,
जो राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा। 8 ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कुछ भी कर दो आप, टेम्परेचर कुछ भी कर दो, वो राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा, तो आइडियल सॉल्यूशन होगा, वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। सेकंड बात मैंने बताई थी कि अगर सॉल्यूशन के बीच में अगर दो सॉल्यूशन को अगर हम मिक्स करते हैं तो डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, ये क्या है, चेंज इन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब ना तो हीट रिलीज होनी चाहिए ना हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए, तो आइडियल सॉल्यूशन होगा। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा था, डेल्टा वी इक्वल टू 0, मतलब चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, 0, मतलब कोई भी वॉल्यूम में चेंजेस नहीं होना चाहिए। सपोज ए कंपोनेंट हम लेते हैं 10 ml और बी कंपोनेंट हम लेते हैं 50 ml, तो जो सॉल्यूशन बना है उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 60 ml होना चाहिए। सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा हमारा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। फिर एक हमने और बात हमने डिस्कस की है कि ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी और बी के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके बराबर होने चाहिए, और ए और बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होने चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन बेटा, आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब हम कुछ पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं बेटा। एक्चुअल में तो कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं होते हैं, ठीक है, एक्चुअल में नो सॉल्यूशंस आर आइडियल सॉल्यूशन, इन एक्चुअल कंडीशंस नो सॉल्यूशंस आर आइडियल, कोई भी सॉल्यूशंस आइडियल नहीं है। बट या इसको लिख देते, द कंसेंट्रेशन इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ solute is very low, is very low, then the solution can act is a ideal solution। मैंने क्या बताया बेटा यहाँ पे, मैंने ये बताया कि जो आइडियल सॉल्यूशन है, तो आइडियल सॉल्यूशन में भी तो सोल्यूट और सॉल्वेंट होंगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बना लेंगे, ठीक है। अगर इस सोल्यूट की जो कंसेंट्रेशन है वो बहुत ही कम है, इसका मतलब ये क्या है, वेरी डाइल्यूट है, ये क्या है बेटा, वेरी डाइल्यूट। अगर उसको सॉल्वेंट में मिक्स कर देते हैं, वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूट को अगर हम सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो ऐसा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा हमारा, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। अब आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, वेरी फेमस एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट इज जो अभी हमने डिस्कस किया था, मिक्सर ऑफ बेंजीन प्लस टोलुइन, फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड मिक्सर है बेटा हेक्सेन एंड हेप्टेन, मिक्सर ऑफ हेक्सेन एंड हेप्टेन आइडियल सॉल्यूशन है ये। थर्ड है बेटा मिक्सर ऑफ क्लोरो बेंजीन, मिक्सर ऑफ क्लोरो बेंजीन प्लस ब्रोमो बेंजीन, ये आइडियल सॉल्यूशन है, क्लोरो बेंजीन और ब्रोमो बेंजीन। और जो फोर्थ है वो उसको हम बता देते हैं इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। ये जो चार टाइप के सॉल्यूशन अभी हमने बताए हैं ये किसके एग्जांपल है बेटा, ये चारों एग्जांपल है आइडियल सॉल्यूशन के, किसके एग्जांपल है, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा बेटा, पूरा अच्छे से समझ में आया होगा जितना अभी हमने बताया आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, सब बच्चों को पता चल गया होगा। अभी चल गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ हाँ सर समझ में आया। So what are the non-ideal solutions? Non-ideal solutions are those which do not obey Raoult law. Those type of solutions which do not obey Raoult law.
are non-ideal solutions. And those type of solutions in which delta V is not zero, मतलब change in volume zero नहीं हो, वो क्या होंगे? Non-ideal solution. Those type of solution in which change in enthalpy is not zero, क्या होंगे? वो non-ideal solutions होंगे. And those type of solutions in which the attraction of A and A is not equal to the attraction of B and B, and the attraction in between intermolecular